जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर युवा साहित्यकार या युवा लेखक बिहारी। मैं किस चीज से आपको इंट्रोड्यूस करूं? बहुत सारे इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। अभी हाल में इन्हें दिनकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और जो सबसे बेहतर इंट्रोडक्शन मैं इनका देना पसंद करूंगा इस वक्त के लिए, वो इंट्रोडक्शन ये होगा कि इनका एक किताब रिलीज हो रहा है, मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका जो किताब इनका रिलीज हो रहा है, मैं उस किताब पर आज इनसे बात करूंगा। और आज मैं आपका आज मैं जो इंट्रोडक्शन इनका आपके सामने करना चाहूंगा, तो मणिकर्णिका किताब के लेखक, एक पुस्तक के लेखक पवन कुमार अर्पित से आप रूबरू हो रहे हैं। तो अब मैं पवन कुमार अर्पित जी से बात करूंगा और इनसे हर चीज को और हर पहलू पर बात करूंगा। सबसे पहले पवन भैया, आप हमको ये बताइए कि ये जो मणिकर्णिका किताब आपकी आ रही है, दरअसल इस किताब में है क्या? दर्शक इस किताब को क्यों पढ़े? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को आभार है, जो भी आपके चैनल को देखते हैं उनको प्रणाम है। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं आपके लिए कि आपने एक साहित्यकार को या फिर एक युवा साहित्यकार को, जो अभी लड़का जिसके अंदर एक साहित्यकार का भून तैयार हो रहा है, जो अभी बन रहा है, उसका एक इंटरव्यू आप ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने बात करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शक को साधुवाद, आभार। मेरी जो पुस्तक मणिकर्णिका है मैं बस इतना कहूंगा कि उसको पढ़ने के लिए या उसको क्यों पढ़ा जाए, इस पर यदि हम बात करें तो सिर्फ इसलिए पढ़ा जाए कि आज हमारे बीच में जो किताबें आ रही हैं, जो साहित्य बन रहा है, वो किसी न किसी पंथ को पकड़ के, किसी न किसी विचारधारा को पकड़ के एक एक किताब गढ़ा जा रहा है, या फिर कहें तो एक साहित्य गढ़ा जा रहा है, एक कहानी गढ़ी जा रही है। तो मेरी किताब बस इसलिए लोग पढ़ें कि मैं सिर्फ भावनाओं पे बात किया हूं उस किताब में। मैंने जो बातें की हैं उस किताब में, वो सिर्फ सिर्फ भावनाओं पर बातें हुई हैं। तो मैं यदि किसी को कह रहा हूं या मैं किसी को कहूंगा कि मेरी किताब क्यों पढ़नी चाहिए, तो बस इसलिए पढ़नी चाहिए कि आज के वक्त में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम भावनाओं पर बात करें। हम एक ऐसे साहित्य का निर्माण करें जिस साहित्य में भावनाओं की बात हो। साहित्य कभी भी पूर्ण नहीं, एक साहित्यकार कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। एक साहित्यकार हमेशा विद्यार्थी ही रहता है। हमेशा उसके अर्जन करने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। हमेशा उसको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है और कुछ ना कुछ उससे गुंजाइश हो ही जाती है। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि कई सारी त्रुटियां बात करने के दौरान निकल कर आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी बातें सुने तो वो कहेंगे कि भाई साहित्यकार बनने चला है या लिख रहा है या पढ़ रहा है, लेकिन इसकी वर्तनी में त्रुटि है, उच्चारण में कमी है। और ये कभी भी एक साहित्यकार के अंदर से खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ताउम्र सीखता है, ताउम्र उसको फॉलो करता है, निभाता है। लेकिन एक साहित्यकार वहां ईमानदार हो सकता है, वहां मैच्योर हो सकता है, वहां परिपक्व हो सकता है जहां भावनाओं की बात हो। हाँ, और यदि यहाँ पे और यदि भावनाओं पर आप बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बिल्कुल साहित्यकार के लहजे में समझा रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें समझ में नहीं आएगा ये भावना से बताना क्या चाह रहे हैं। किताब हाँ, आप में स्टोरी मिलेगा, किताब में क्या भगवान के बारे में पढ़ना होगा, किताब में कैसी कौन सी भावना, छात्र का भावना। कौन सी भावना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मेरी जो किताब मणिकर्णिका है, बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर अब वो होता है ना कि एक अंदर जो बैठा गया कि किताब है क्या, वो चीज ना थोड़ी सी मिसमैच हो हाँ। जाती है। तो मैं बस इतना बताऊंगा, मेरी किताब दो भाग में बटी हुई है। हम्म। किताब काव्य संग्रह है, कविताओं का एक संग्रह है, उसमें संकलन है। और किताब दो भाग में बटी हुई है। एक भाग है क्रांति के ऊपर आधारित, संतुलित इनकलाब करके। और एक भाग है बनारसिया, बनारसिया नहीं, बनारसिया। तो एक भाग में आपको प्रेम पढ़ने को मिलेगा और एक भाग में क्रांति पढ़ने को मिलेगी आपको। तो जो
मेरी किताब में जिन भावनाओं पर बात है वो समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से आप उसको क्रांति कह सकते हैं कि किन भावनाओं से क्रांति हो सकती है। आप बिना प्रेम के क्रांति नहीं कर सकते, तो इसलिए उस पुस्तक में प्रेम भी है। आप बिना भावनाओं को समझे हुए, बिना ये आप गणना किए हुए कि कौन सी जो भावना है वो सही है, वो सत्य है, आप क्रांति नहीं कर सकते। और आज के जमाने में हर एक युवा, हर एक आदमी बौद्धिक है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, उसको क्रांति करनी है। लेकिन क्रांति कैसी होनी चाहिए? क्रांति करने से पहले हमको क्या देखना चाहिए? तो क्रांति करने से पहले हमने भावना देखनी चाहिए। यदि हम भावनाओं पर पकड़ बना लेते हैं तो हम जो भी क्रांति करेंगे वो क्रांति सार्थक होगी। तो जो मेरी पुस्तक है उसमें यदि किसी भावना पर बात हो रही है तो उसी भावना पर बात हो रही है जिसके मूल में क्रांति है। और प्रेम उस किताब में इसलिए है कि एक शाश्वत सत्य है कि बिना प्रेम के आप क्रांति नहीं कर सकते। प्रेम के बिना क्रांति नहीं हो सकती। और ये हम सब देख चुके हैं, भगत सिंह के बारे में सबको पता होगा, इतने बड़े क्रांतिकारी, देश के लिए कितना ज्यादा उनके मन में प्रेम था और फिर फांसी के फंदे तक वो पहुंचे। तो बिल्कुल हाँ, तो ये तो ठीक है, किताब पर हम बात कर रहे थे। अब किताब पर बात करते करते दर्शकों के अंदर व्यक्तिगत जानकारी आपके बारे में जानने की बहुत सारी इच्छाएं होंगी। तो सबसे पहले मैं व्यक्तिगत जानकारी, तो एक जानकारी तो मैं सबसे पहले बहुत गर्व के साथ सबको देना चाहूंगा कि मैं जिनका इंटरव्यू कर रहा हूं, पहुन कुमार अर्पित, ये एक नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, मैं भी एक नवोदय विद्यालय का छात्र हूं। तो ये इंटरव्यू बहुत गर्व के साथ मैं तब ये इंट्रोडक्शन मैं बहुत गर्व के साथ आपको दे रहा हूं। अब इसके आगे इनकी पढ़ाई कहां से हुई और कितने कितने अलग अलग प्रकार के साहित्य सम्मान मिले, ये जानकारी ये भैया अपने मुंह से देंगे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको पहले बता दिया कि नवोदियन, ये तो मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और मैं मानता हूं कि जितने भी नवोदयन हैं सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम जो थे ना, हम जो थे वो उसको हम मान सकते हैं कि हम एक मिट्टी के वो ढेर थे, एक मिट्टी के ढेर थे। और हमको गढ़ा, यदि किसी ने गढ़ा है तो हमारे नवोदय ने गढ़ा है। तो हमारा जो नवोदय है तो ये तो हमारे लिए भी लक की बात है, सौभाग्य की बात है, आपके लिए भी, और हर एक नवोदयन के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग नवोदय से हैं। तो पहला तो इंट्रोडक्शन जो आपने मेरा दिया, इसके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि वो खून में है, वो खून में अब समाहित हो चुका है। तो वो बहुत खुशी होती है कि कोई ये पहले ये बताए कि मैं नवोदय से पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे इस बात की बहुत बहुत ज्यादा मतलब खुशी होती है। इसके बाद 12 में वहां से किया, JNB बिहिया भोजपुर से किया मैंने। उसके बाद वहां से निकल के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो आरा में है, यहाँ से मैंने महात्मा गांधी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। फिलहाल अभी बीएड कर रहा हूं मैं, और उद्देश्य यही है कि ऐसा कुछ बनूं, ऐसा मतलब इस योग्य बनूं कि यदि मैं कुछ बोलूं तो सामने वाला खड़ा होकर सुने। इसके बाद कविताओं के साथ साथ, कहानी के साथ साथ मैं गाना वाना भी, थोड़ा गीत संगीत में भी रुचि है। चूंकि नवोदय में एक विरासत थी, कला की विरासत, संगीत की विरासत, खेल कूद की विरासत। तो वो तो विरासत में मिलते मिलते वो क्या हुआ कि गीत कब हमारे, मतलब जैसे नवोदय हमारे रगों में है, कब नवोदय ने गीत को हमारे रग में डाल दिया, हम खुद उस चीज को मतलब ये नहीं कर पाते हैं। तो कविता, कहानी, साहित्य सबके साथ साथ थोड़ा गीत, गाना, ये सब करने की कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ। और आप लोगों की दुआ है, नवोदय का एक उसको एहसान कह सकते हैं कि नवोदय ने जो हमको दिया, वहां से मैंने देखा कि वहां मतलब एक रुचि जगी वहां पे। म्यूजिक मैम थी, आर्ट मैम थी, सर लोग थे, बहुत लोग थे। गीत क्या होता है, हमने वहां पे गीतों को सुनना सीखा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। तो हमको वहां पे ये तालीम दी गई कि आप गीत को सुनिए। हम वहां से गीत सुनना शुरू किए और वहां से एक यात्रा शुरू हुई। तो वो एक वहां से जब हम वहां से पढ़ लिख कर बाहर आए, निकले, तो कोशिश किए कि जो हमने सुना क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं। और आप लोगों की दुआ, नवोदय का एहसान फिर कहूंगा
कि मेरे जो लिखे हुए गीत हैं, मेरे लिखे हुए बोल हैं, वो सिने स्टार अक्षय कुमार जी को बहुत पसंद आए। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को बहुत पसंद आए। यहाँ तक कि सौभाग्य ये रहा कि उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी ने मेरे गीत को रीलॉन्च किया, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने भाषण में मेरे गीत के कुछ बोल को सराहा। उन्होंने उसकी चर्चा की कि भाई जो आपका ये थीम सॉन्ग है, ये थीम सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद भी मेरे गीतों का सफर चलता रहा। योगेश्वर दत्त साहब जो कि ओलंपियन हैं, उन्हें भी गीत पसंद आए, उन तक भी गीत गए। उसके बाद रीजनल जो हमारा मतलब जो हमारी भाषा रीजनल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी, भोजपुरी में मैंने कई सारे गाने लिखे जो कि बहुत अच्छे अच्छे जो टीवी के गायक लोग थे वो लोग गाए। एक सफर है, चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। उसी क्रम में अब आया कि नहीं, कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ी जो मेरी आवाज है वो थोड़ी और ऊंची हो, कहीं और मैं बात करूं, थोड़ी और इम्पैक्टफुल हो, प्रभावी आवाज हो। इसलिए ये जो मणिकर्णिका है, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का विचार मन में आया। तो मेरा सफर यही है, एक नवोदयन, एक 12वीं क्लास से निकला हुआ लड़का जो वहां से तालीम पाता है कि गीत को सुनना सीखो, गीत को सुनकर गीत लिखने लगता है, शायरी लिखने लगता है। वहां से लिखते करते, कविता कहानी करते करते आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा है, आपके सामने खड़ा है। आप इस बीच में इतना बात बोल दिए कि अगर हम इसी बात पर अगर बात करने लगे तो ये बात बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं एक दो चीज आपको रोकूंगा। बहुत बड़ा तेजी में बहुत बड़ा बात बोल के निकल गए, इतना तेजी से स्लो होना पड़ेगा। बताइए, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपका एक गीत प्रधानमंत्री गुनगुनाए, मतलब उन्होंने जिक्र किया अपने बारे में, वो गीत कौन था आखिर? ऐसा क्या बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी को पसंद आ गया आपका गीत? देखिए, एक एनजीओ है Y4D करके, यूथ फॉर डेवलपमेंट करके एक एनजीओ है, जिन्होंने एक प्रोग्राम रखा था और उसके वाइस प्रेसिडेंट देखिए यही है, नवोदय। एक जो है ना, एक बॉन्डिंग। हमको लगता है कि अभी हम लोग देश के किसी ऑफिस को मतलब छेड़ दें और उस ऑफिस में नवोदय ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। तो एक एनजीओ है यूथ फॉर डेवलपमेंट करके, Y4D, और उसके वाइस प्रेसिडेंट सौभाग्य से विजेश दुबे भैया हैं, जो कि हमारे JNV के हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे, तो वो हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई बच्चा गाना वाना लिख रहा है, लिखने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने एक कॉल किया हमको रात में 11 बजे के इसमें कि पवन ऐसा है कि देखना भाई, एक कार्यक्रम करा रहे हैं हम, उसका नाम था न्यू इंडिया कॉन्क्लेव करके, जिसमें मुख्य अतिथि हो सकता है कि प्रधानमंत्री साहब होंगे, और उस इवेंट के लिए एक थीम सॉन्ग लिखना है, लिख सकते हो? हम बोले भैया देखिए, ऐसा है कि प्रोफेशनल तो अभी बने नहीं हैं हम, जो एक वही है कि भावना, हम शुरू से ही भाई साहब ऐसा है ना कि मैं इमोशन को लेके बड़ा मतलब होता है ना, सीरियस रहा हूँ एकदम हमेशा। तो मैंने कहा कि भैया जो मैं महसूस करता हूँ उसी को शब्द देने की कोशिश करता हूँ, गाना लिख पाऊंगा कि नहीं, और इतने बड़े इवेंट के लिए हम नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश करो। वो मतलब उनसे हमारा रिश्ता ऐसा है कि वो 12 बजे रात में भी कुछ मेरा उटपटांग देख लेते हैं तो फोन करके गलियाना शुरू करेंगे, डांटना शुरू करेंगे, तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसे करो। तो उन्होंने कहा कि अरे दोस्त, तुम पहले लिखो तो सही, तुम करो कोशिश। बोले ठीक है भैया। तो उन्होंने एक अपना पूरा एक उनका जो नजरिया था, उन्होंने अपना हमको बताया कि कौन ऐसा ऐसा है। तो हमने कोशिश की, आप यकीन नहीं करिएगा, कम से कम 8 से 9 बार विजेश भैया उस गाना को रिजेक्ट किए, 8 से 9 बार। बोले नहीं, हमको फील नहीं आया पवन। करते करते एक गाना फिर बना, उसका एक टैग लाइन आया, अब बारी है हमारी, नव भारत की तैयारी। हिंदी गाना और भोजपुरी से हम शुरू किए थे, और अचानक से हुआ कि हिंदी गाना लिखो और इतने बड़े इवेंट के लिए लिखो। तो वहीं एक आया टैगलाइन, करते करते 8-9 बार काटने के बाद, डांट सुनने के बाद एक टैगलाइन आया कि अब बारी है हमारी नव भारत की तैयारी। वो हम उनको दिए, टीम के पास गाना गया, सबको पसंद आया। तो हमको लगा कि एक आध बोली आपसे सुन ले, लेकिन आपका एसेंट बड़ा अच्छा है, अगर एक आध सुना पाइए तो जरूर सुनाइए। लोग में आपको बोले थे। नहीं, ऐसा है ना कि वही है कि अब संगीत तो
मतलब वही हम बोले कि गाना सुनने की तालीम दी गई हमारे स्कूल में। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अरे पहले सुनो, वो कोई पुराना गाना था उनका, कौन सा हमको जरा याद करना होगा, वो हमेशा मतलब गाया करते थे गुरुदेव। गाएंगे और बोलेंगे कि पहले इसको सुनो। सुनने के मतलब वो बताते थे कि गाने का नहीं, सुनने का भी एक लहजा होता है, और जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम गुनोगे नहीं, और जब तक तुम गुनोगे नहीं तब तक उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। तो वही हुआ कि संगीत तालीम के तौर पे हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद अब कलम गुरुदेव हमको पकड़ा दिए थे हाथ में, तो संगीत और ये कलम दोनों मिले एक साथ, तो लिखा जाने लगा गीत। अच्छा, वही है। अब फिर वापस लौट के हम अब किताब पर थोड़ा सा आते हैं। एक सवाल मन में आ बिल्कुल लिए, किताब बिल्कुल लिखे बिल्कुल। कैसे आप? मतलब कलम कॉपी उठाए, एक दिन मन में विचार आया आज किताब लिख देंगे, दुकान गए को कॉपी खरीदे मोटा जैसा, उसमें लिखना शुरू किए। मन में सवाल आता है, कोई बहुत दिन से किसी लेखक से बात करने हम चाह रहे थे कि पूछें आखिर कैसे किताब लिखते हैं। मोबाइल पर लिखना टाइप करके स्टार्ट करते हैं, एक बाजार से वो कॉपी खरीद के लाते हैं उसमें लिखते हैं। हम लोग भी लिखना स्टार्ट करते हैं, 3-4 दिन लिखते हैं, उसके बाद किताब लिखेंगे 4 दिन बाद साइड हो गया। कैसे लिख लेते हैं? तब पेशेंस, पहला बात तो पेशेंस का सवाल है। दूसरा बात, आपके मन में इस किताब को लिखने के लिए विचार आया तो आप पहला कैसे कैसे स्टार्ट किए लिखना? आशीष भाई, ऐसा है ना कि कोई भी काम, मैं मानता हूं किताब ही नहीं, किसी कार्य को, खासकर खासकर किताब, हम्म। खासकर साहित्य, खासकर कविताएं, इनको लिखने के लिए ना एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है हमेशा से। मैं ये मानता हूं कि मतलब किसी भी काम को करने से पहले एक एक ना मजबूत प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और साहित्य और कविताओं में यदि कोई कवि ये कहे कि उसे कभी प्रेम ना हुआ हो और वो प्रेम की कविता लिखता हो, तो आप उसको सिरे से नकार दीजिएगा। यदि कोई कवि हो जो क्रांति की बात करता हो और वो कहे कि उसने कभी प्रेम का स्पर्श किया ही नहीं है, उसके पास कोई ऐसी प्रेरणा है ही नहीं, तो आप उसको नकार सकते हैं, सिरे से नकार सकते हैं। तो और प्रेम ऐसा नहीं है कि आप किसी लड़की से करें, किसी प्रेयसी से करें, किसी व्यक्ति विशेष से करें। प्रेम एक अनुभूति है जो आपके हृदय में है। प्रेम मीरा को कृष्ण से होता है, प्रेम आपको किसी से भी हो सकता है। आपके आप वो एक अनुभूति है। तो मेरे लिए भी पुस्तक लिखने से पहले एक प्रेरणा है। अक्सर मैं लिखा करता हूँ एक सुनो अर्पिता करके सीरीज, वो अर्पित है मेरा नाम, तो वो एक कल्पना है, और उस कल्पना से हमको बड़ा प्रेम है कि सुनो अर्पिता करके था एक। उस किताब में भी कई रचनाएं ऐसी हैं जो अर्पिता से शुरू होती हैं और अर्पिता पर खत्म हो जाती हैं। तो किताब लिखने से पहले मैं जो कहूंगा कि यदि मैंने कैसे लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले उस किताब के लिए एक प्रेरणा है मेरे पास। अब आप अर्पिता को मान सकते हैं, मेरे हृदय में बसे उस प्रेम को मान सकते हैं, जिसको सिर्फ सिर्फ आप अनुभूति कह लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष से हो, किसी प्रेसी से हो, लेकिन उस प्रेम का होना आपके हृदय में बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप प्रेरणा रख लीजिए। उसके बाद आता है कि किताब कैसे लिखते हैं। किताब लिखने के पहले के जो लोग थे, जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, वो तरह तरह के अलग अलग जैसे वो लिखते थे। कभी कभी हम किसी साहित्य के बारे में ये सुनते हैं, साहित्यकार के बारे में, कि वो कमरे में बंद हुए, 7-8 दिन तक खुद को बंद किए, बस वो अपने जरूरी काम के लिए, सीमित कार्यों के लिए बाहर आए और रूम में गए, और 8-10 दिन के बाद एक बहुत अच्छी सी कहानी लिखकर बाहर आए। किसी किसी के बारे में हम सुनते हैं कि कोई कहानी शुरू किए हैं और बीच में 6 महीना छोड़ दिए हैं, उसको साल भर छोड़ दिए हैं, 3 साल छोड़ दिए हैं, फिर लिखना शुरू किए। वो तरह तरह की चीजें थी। कलम और कॉपी का इस्तेमाल होता था, पन्ने का इस्तेमाल। आज दुनिया हाईटेक हो गई है। आज तो हर एक चीज, आपको यदि किताब छपवानी है तो आपको पहले पीडीएफ में उसको उसको सजाना है। पीडीएफ में उसका एक फॉर्मेट बना दिया गया है कि आप किस तरीके से, आपको कहीं नहीं जाना है, प्रकाशक के पास नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आप सिंपल सा एक पीडीएफ क्रिएट करवाइए, उसको निकलवा लीजिए, प्रूफ रीडिंग के लिए दीजिए, और वहीं पीडीएफ उठा के प्रकाशक, मतलब दुनिया हाईटेक हो गई है। मोदी जी की बात है भाई, हाईटेक बनो। भाई यहाँ पर तो यहाँ पर आपको हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। यहाँ पर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राइज कर दिए। भी मेरे मन में सवाल आया था पहले, लेकिन अभी नहीं आया था, आपके बोलने के बाद फिर आ गया। किताब कैसे छपता है, मतलब इसको कैसे पब्लिश करवाया जाता है? आप अगर एक किताब, कोई आदमी के मन में विचार आया, वो कॉपी पे लिखेगा उसको, फिर उसको पीडीएफ में टाइप करवाएगा, उसके बाद क्या?
तो देखिए बेसिक तौर पे मतलब होता ये है ना कि जैसे हमने किया आप एक एक बहुत सारे ऐप्स आ गए जैसे कि वर्ड आ गया है मतलब कि वर्ड है और भी कई सारे डायरी बुक है कौन कौन से ऐप्स हैं बहुत मतलब थोड़ा टेक्निकल मैं वीक हूँ हाँ। लेकिन मैंने जो मतलब इस्तेमाल किया वर्ड में मैंने लिखा वर्ड में सारी जो भी मेरी रचनाएं थी उनको मैंने एक जगह कहीं पे पहले से लिखा हुआ था उसको उठा के मैंने वर्ड में मतलब ये किया अरेंज किया और वर्ड में अरेंज करके उसका पीडीएफ बनाया पीडीएफ बना के प्रकाशक महोदय को भेजा उन्होंने वहां देखा उन्होंने एक पुस्तक का फॉर्मेट बनाया और उन्होंने पुनः मुझे भेजा और कहा कि आप इसको निकलवा लीजिए प्रूफ रीडिंग करवा लीजिए और तत्पश्चात हमको भेजिए उसके बाद फिर मैंने सारा वो प्रोसेस करके फिर उनको वापस भेज दिया उसके बाद उन्होंने अपना मतलब वो वहां पे ले गए और बस उस पीडीएफ का ही उन्होंने यूज किया उस पीडीएफ को आप अब तो मतलब वो सारी चीजें हो गई है ना कि आप पीडीएफ है उसको प्रिंट निकालते हैं तो उनका अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं उधर मैंने मतलब इतना कुछ किया कि वर्ड में लिखकर पीडीएफ बनाकर उनको फॉरवर्ड किया उन्होंने हमको भेजा यहाँ पे निकलवा कर प्रूफ रीडिंग हुई है फिर उनको वापस कर दिया और आगे तो प्रकाशक महोदय बताएंगे अब आगे उनका हिस्सा है। कभी उनसे हाँ बात करेंगे तब फिर उनसे आपके हिस्से का ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आगे बिल्कुल क्या करते हैं। तो ये तो आप ये बता रहे थे कि ये सारा किताब है। अब एक और सवाल थोड़ा सा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कि ये किताब कितने दामों में उपलब्ध है और कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ ये जो मणिकर्णिका है मणिकर्णिका भावनाओं का साहित्य ये फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी अमेजन पर मिल जाएगी ऑनलाइन क्योंकि देखिए वही है कि दुनिया हाईटेक हो रही है किताब लिखने से लेकर किताब बिकने तक सारी चीजें अब हाईटेक हो गई हैं ऑनलाइन हर चीज अब देखिए ना आप घर पे बैठे हैं भूख लगी है ऑर्डर किए खाना आप आपके घर पे आ गया तो वही प्रोसेस हो गया सब कुछ हाईटेक हो गया है आज के जमाने में तो 150 रुपए किताब का दाम है 150 रुपए में ये पुस्तक आपको मिलेगी अमेजन पर मिल सकती है फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है और जो शिपिंग चार्ज होता है एक होता है कि वो आप तक पहुंचाने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट एक वो अपना वो चार्ज करते हैं तो वो चार्ज है और पुस्तक 150 रुपए में आपको मिल जाएगी काव्य संग्रह है पढ़ना जरूरी इसलिए है कि भावनाओं पर बात हो रही है युवाओं के लिए बात हो रही है और मैं मानता हूं एक 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 मैं इंपॉर्टेंट बात एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अंत में कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक की महत्ता बस इतनी सी है आशीष भाई कि हमारे हमारे इर्द गिर्द आज लोग कहते हैं कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है तो आज जो हमारे हमारे समाज के युवा हैं ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज हमारे युवा जो हैं वो क्रांति के लिए सोच रहे हैं वो लड़ रहे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जितना जितना महत्व वो पढ़ाई लिखाई को दे रहे हैं उतना ही महत्व वो क्रांति के लिए दे रहे हैं चाहे वो मोदी जी के अगेंस्ट बोलना हो चाहे वो मोदी जी के समर्थन में बोलना हो चाहे किसी पार्टी विशेष किसी धर्म विशेष किसी भी मुद्दे पर बोलना हो हमारे युवा सामने आ रहे हैं दिक्कत कहां हो रही है कि भावनाओं की दुकान खुली पड़ी है अलग अलग सोच के लोग अलग अलग विचारधाराओं के लोग बैठे हुए दुकान खोल खोल कर जैसे एक युवा जिसके अंदर कुछ अद्भुत क्षमता है वो कुछ कहने के लिए कुछ बोलने के लिए क्रांति के लिए आगे आता है उसको तुरंत दिग्भ्रमित कर दिया जाता है उसको समझाया जाता है कि क्रांति का मतलब ये है क्रांति को उल्टे तरीके से परिभाषित किया जाता है तो मेरी पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो ये महसूस करेंगे कि मैंने जिस शिद्दत से एक पक्ष को दुत्कारा है उसी शिद्दत से दूसरे पक्ष को भी लताड़ा है और ये अब पक्ष कौन से हैं ये पुस्तक पढ़ने के उपरांत पता चलेगा कि ये पक्ष कौन कौन से हैं तो मेरी पुस्तक इसलिए पढ़े मतलब मैं चाहता हूं कि पढ़ें लोग ऐसा नहीं कि आप खरीद कर पढ़ें आपके गांव में आपके कॉलेज में आपके शहर में यदि आपका एक दोस्त खरीद लेता है तो आप उससे मांग कर पढ़िए लेकिन पढ़िए और पढ़ के उसकी समीक्षा करिए आइए दो शब्द बात करेंगे हम लोग उस पे कि मैंने क्या लिखा है और आपने क्या उसको मतलब आप उसको कैसे ले रहे हैं पुस्तक को तो मैंने अब देखिए ना
प्रेम एक ऐसा विषय है जो सिर्फ अनुभूति के लिए है। उस प्रेम उस उस प्रेम को विचारधाराओं में बांट दिया गया। आज एक लड़का जो है, उस लड़के को यह बताया जाता है कि एक लड़की को दबा के रखना, अपनी प्रेयसी को दबा के रखना, अपने पत्नी को दबा कर रखना, मतलब आपके पौरुष को बताता है, आपके पुरुष होने को बताता है। एक स्त्री को बताया जाता है कि जानती हो, पुरुष वर्ग जो है हमेशा से हमारा शोषण किए। हकीकत क्या है? हकीकत है कि दुनिया में किसी का वजूद रहा है और रहेगा तो वो प्रेम है। बाकी जो चीजें हैं वो अपराध की श्रेणी में आती है, और अपराध का ना जाति होता है, ना धर्म होता है, ना लिंग होता है। तो मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस प्रकार से प्रेम तक को भ्रमित कर दिया जा रहा है, युवाओं को भ्रमित कर दिया जा रहा है। तो मेरी पुस्तक मैं इसलिए पढ़ने के लिए कहूंगा दोस्तों को, युवाओं को, भाइयों को, सबको, कि हम लोग उसको पढ़ें। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने जो कह दिया है, मैंने जो लिख दिया है, वहां तक आकर भावनाओं का साहित्य सीमित हो जाता है। नहीं, मैंने जो लिखा है, हो सकता है कि मैंने बस सिर्फ शुरुआत की हो, मैं बस सिर्फ 2 कदम चला हूं। आप उसको पढ़िए और उस 2 कदम के सफर को 200 कदम तक ले चलिए। मेरी पुस्तक इसलिए आप पढ़िए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई भी हो, बस इसलिए पढ़े कि दो कदम मैंने चला है। मैं मानता हूं कि वो सिर्फ भावनाओं के साहित्य के बारे में मैंने जिन भावनाओं के बारे में बात किया, वो सिर्फ 2 कदम है। उस 2 कदम को 200 कदम ले चलना है हम सबको मिलके, ताकि हर एक क्रांति सार्थक हो। हाँ, बहुत 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 सार्थक बात आप बता रहे थे। मुझे भगत सिंह की एक लाइन याद आ रही थी आपके कहने पर कि क्रांति हमेशा तलवारों की जोर से नहीं बल्कि विचारों के शान से आती है। तलवारों के शान से नहीं बल्कि विचारों बिल्कुल से, कुछ करके लाइन है, मतलब विचारों से क्रांति आती है, तलवारों से नहीं। और आपने इस किताब में उस विचारों से क्रांति पर जोर दिया है। मतलब मैं दर्शकों से अपील तो जरूर करूंगा कि वो इस किताब को जरूर पढ़ें, ताकि देखिए सिंपल सी बात है और एक साधारण सी बात है कि कोई भी लेखक हो सकता है हम उसके विचार से सहमत हो सकता है हम उसके विचार से असहमत हो। ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर करती है कि हम किसी भी विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद हमारे, अगर हम असहमत भी हैं, अगर मान लेते हैं कि पवन भैया कुछ कह रहे हैं, इनके विचार से हम असहमत हैं, तो हम उस असहमति को बरकरार रखने के लिए जब इनकी किताब को पढ़ेंगे तो इससे हमारे ज्ञान में और वृद्धि होगी। हम ये सोच के एकदम पवन भैया का विरोध करना है, जो बोलेंगे उसका विरोध करना है, तो इनके बातों को हम जितना ज्यादा सुनेंगे तो हमारे अंदर विरोध करने की क्षमता उतनी बेहतर होगी। हम और पढ़ेंगे तो इससे हमारा ही विकास होगा। तो अगर कोई आलोचक भी है, अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं पढ़ना, मतलब हम आलोचना ही करते हैं, हम इनके विचार से सहमत नहीं है, तो वो भी इन्हें पढ़े, क्योंकि इससे आपका भी विकास होता है, आपके मानसिक सोचने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब एक यूट्यूबर के भांति, अब तो हम नवोदय के भांति काम कर रहे थे, अब एक सवाल जवाब का था, एक साहित्यकार से बात कर रहे थे, अब एक यूट्यूबर को थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है, तो उस मसाला देने के सेंस में अब पवन भैया से 1-2 सवाल करेंगे। अक्षय कुमार को क्या पसंद आ गया आपका? सब थंबनेल में डालेंगे ना। अभी अक्षय कुमार जी बड़े विवाद में चल रहे हैं, और मैं मानता हूं कि हाँ वो गलत है। अभी वो जो विषय है उनका जो छिड़ा हुआ है अभी, वो वहां पर गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि पैसा कमाना ही उद्देश्य है तो फिर बहुत सारे जरिए हैं पैसा कमाने के लिए। आप और आपके पास पैसा, अब क्या करेंगे भाई साहब पैसा? तब शायद उनको इसलिए पसंद आ गया था वो गाना, या वो गाने का बोल पसंद आ गया था। विमल का प्रचार नहीं किए थे उस समय। दर्शक ये ना सोच ले कि विमल वाला वो टोन आप ही लिखे हैं। तो इसलिए शायद उनको पसंद आ गया था कि तब उनके पास सद्बुद्धि थी। और ऐसा नहीं है। अक्षय कुमार साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनका केसरी देखिए, बहुत सारे, मतलब अब देखिए ऐसा है कि किसी एक काम के मतलब वही है। मैं जो अभी, मतलब मेरी पुस्तक में भी मतलब ये सारी बातें हैं कि यदि आशीष भाई का व्यक्तित्व है, एक आशीष भाई को हम जिन आशीष भाई को जानते हैं, तो हमको एक चीज मान के चलना है जीवन में हमेशा, कि आशीष भाई हमेशा सही नहीं हो सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में भी गुंजाइश निकालने वाला निकाल दिया था।
तो अक्षय कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं, उसमें एक आध काम ऐसा भी उनका है जिसके लिए उनकी आलोचना करनी चाहिए, होनी चाहिए उनकी आलोचना, लेकिन इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनका व्यक्तित्व बेशक बहुत अच्छा है, और अच्छा है इसलिए वो न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक अपनी अहमियत रखते हैं। लेकिन उनका कोई एक कार्य पर हम बोल सकते हैं कि उनका कोई एक कार्य है जो हमको पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, लोगों को पसंद नहीं आया, तो मैं उनके व्यक्तित्व के लिए तो नहीं, लेकिन ये विमल वाले जो जो भी एक मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दा के लिए तो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं करना। उन्होंने भी सामने आकर सॉरी कहा है, तो तब शायद उनको पसंद इसलिए आ गया होगा कि विमल की कोई प्लानिंग नहीं होगी। वो वो आप क्लियर कीजिए, आपकी गीत उनके तक पहुंची कैसे? वो पहुंच गई कि वो जो यूथ फॉर डेवलपमेंट था, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे वो। अच्छा। तो हाँ, तो जिस दिन इस इवेंट को लॉन्च किया जा रहा था कि भाई मतलब ऐसा है कि हम इस मतलब एक ऐसा इवेंट करने वाले हैं जिसमें पूरे देश के जितने भी जो लोग हैं जो कि रचनात्मकता पर बातें कर रहे हैं, जो कि कुछ नया मतलब कुछ स्टार्टअप कुछ अलग चीज कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। यही था मतलब न्यू इंडिया कॉन्क्लेव करके। तो जिस दिन इस न्यू इंडिया कॉन्क्लेव की लॉन्चिंग हो रही थी, उस दिन चूंकि वो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, तो अक्षय कुमार को वहां बुलाया गया था और देवेंद्र फडणवीस साहब भी वहां पर थे। तो अब जैसे इवेंट लॉन्च हुआ, उसके साथ ही इवेंट का जो थीम सॉन्ग था वो भी लॉन्च हुआ। और ये मतलब हम मानते हैं, कभी कभी हम देख के उसको भावुक हो जाते हैं कि जिन अक्षय कुमार के लिए हम लाइन में लगकर आदमी टिकट खरीदा है, कभी सिनेमा देखा है उनकी, और उनको देखने के लिए कभी हम खड़े रहे हैं, अक्षय कुमार साहब उस गाने के लिए 4 मिनट तक खड़े थे। और भैया फोन किए तो यही बोले कि पवन, तो बोले हाँ कुछ तो गाने में था। अक्षय कुमार साहब और मुख्यमंत्री साहब पूरे समय तक खड़े रहे, खड़े होके वो गाना सुने, और वो बाद में भी कह रहे थे कि गाना बहुत अच्छा है, उनको गाना बड़ा पसंद आया। तो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के माध्यम से वहां गाना पहुंचा, और सौभाग्य है कि उनको पसंद आया। हाँ, तो ये तो हम बहुत शॉर्ट में जितना हो सका बात कर पाए। और दर्शकों से अपील होगी कि पवन कुमार अर्पित भैया का एक किताब मणिकर्णिका पब्लिश हो चुका है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं किताब को लेना तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके उसे ऑर्डर करें। और किताब इसलिए पढ़ें क्योंकि विचारों का संग्रह है, और विचार से सहमत असहमत होने एक अलग बात है, लेकिन विचारों को समझना ये एक अलग बात है। अगर हम जितना ज्यादा विचारों से को समझेंगे, हो सकता है सहमति असहमति होगी, लेकिन हमारा विचार मजबूत होता चला जाएगा। बहुत बहुत बिल्कुल। पवन भैया, आप हमारे लिए समय निकाले, आप हमारे साथ उपस्थित हुए, और हम चाहते हैं कि फिर आप हमारे पास आए, फिर अच्छी अच्छी किताबों को लिखें और दर्शक आपको पसंद करें, और इसी तरह आप हमारे साथ आते रहें और ये कारवां फिर लंबा चलता रहे, श्रृंखला चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया।